हेलो यार साथ नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप? एक बार फटाफट बताइए कमेंट करके दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए GK GS। दोस्त ये क्लास हर रोज सुबह 10 बजे होती है, लेकिन 2-3 दिन से नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश। आज फिर से दोस्त हम इस क्लास को लेके आए हैं और आज इसका है 58 नंबर सेट। कौन सा दोस्त? 58 नंबर का सेट है। और दोस्त बहुत ही जल्द हम इसको कवर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है CBT 2 के लिए। NTPC जो ग्रेजुएट वाला है उसके लिए 13 अक्टूबर है, और दोस्त उसके बाद जो ग्रुप डी का है वो आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर में एग्जाम उसका होगा। ठीक है, तो दोस्त इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना होगा, आपको बहुत बढ़िया से करना होगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्त हम अपनी आज की क्लास को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक को निरस्त कर उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया गया? कहना यह चाह रहा है दोस्त, कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, और क्वीन का मतलब है रानी, रानी का शासन या राजा का शासन, या कहें ताज का शासन, ताज का शासन या क्राउन का शासन, किसके द्वारा दोस्त, कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा ऐसा हुआ था? तो आप कहोगे 1919। नहीं दोस्त, ब्रिटिश शासन अधिनियम 1919 के द्वारा नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन अधिनियम 1905 ये भी नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1890, तो दोस्त ये हुआ था 1858 से। कब? 1858 से। दोस्त हुआ क्या था, जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है, स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्त जब स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है, उसके बाद ये लगने लगा था ब्रिटिश सरकार को कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में अगर शासन रहा तो कहीं हम भारत को न खो दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, वैसे ही एक अब भारत सरकार अधिनियम 1858 लेकर के आई। और दोस्त यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके ताज का शासन, मतलब जो भारत की जो कमान थी वो अपने हाथों में ले ली, भारत की कमान अपने हाथों में ले ली। और यहाँ पर एक पद का सृजन किया जिसे कहा गया भारत सचिव। भारत सचिव पद का सृजन किया और कहा गया कि जो भारत सचिव है हम इसके अंडर काम करेंगे। और दोस्तों जो भारत सचिव है इसके परिषद में, इसकी जो समिति है इसमें 15 सदस्य थे। कितने? 15 सदस्य नियुक्त किए गए, नियुक्त किए गए। ठीक है दोस्त, भारत सचिव की जो समिति है उसमें 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इसी अधिनियम से दोस्त जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल, उसका पद बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत का, देखो ऐसे, भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कर दिया गया। क्या दोस्त? अब वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप कहोगे जो व्यक्ति भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जो व्यक्ति भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, वही व्यक्ति भारत का पहला वायसराय बनेगा। तो यहाँ पे कौन था 1857-58? तो आप कहोगे यहाँ पे था कैनिंग। दोस्त कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन दोस्त ये वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय आप कहोगे प्रथम बताओगे कैनिंग को। कैसे दोस्त? कैनिंग को बता रहे हो। ठीक है, ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ गए। चले हम लोग अपने अगले सवाल पर।
आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, 1919 में कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ था? 1919 किस रिपोर्ट पर आया था? मार्ले चैम्सफोर्ड। दोस्त ऐसा तो कोई अधिनियम नहीं है। मार्लेमेंटो सुधार, चुनावी सुधार या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड? तो दोस्त मार्लेमेंटो कब आया था? तो आप कहोगे ये 1909 का है, 1909 का। ये 1909 का जो अधिनियम है मार्लेमेंटो सुधार, इसमें दोस्त हिंदू और मुसलमानों को, जो हिंदू और मुस्लिम लोग हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच सबसे बड़ी खाई पैदा की थी इसे। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या दोस्त? जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना अलग से प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपना अलग से मत दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये किस्म था मार्लियामेंटो सुधार में। कहा जाता है कि जो मार्लियामेंटो सुधार था, ये आया था सुधार के नाम पर था, सुधार के नाम पर, लेकिन ये बहुत भ्रष्ट हो गया। आगे पूछा आपसे 1919, तो दोस्त 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। कौन सा? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। यहाँ पे दोस्त नाम लिखा मॉन्टेग्यू। ये मॉन्टेग्यू कौन था? तो ये उस समय भारत का सचिव था, भारत का सचिव, ठीक। दोस्त और चैम्सफोर्ड कौन था? तो आप कहोगे भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था, वायसराय। दोस्त इस अधिनियम से क्या हुआ? तो आप कहोगे इस अधिनियम से 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम है, इस अधिनियम से दोस्त क्या हुआ था? तो आप कहोगे प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन की नींव पड़ी, की नींव पड़ी, ठीक है दोस्त, नींव पड़ी, ठीक है। और जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार है, इसी के तहत एक रोलेट एक्ट आया था। कौन सा? रोलेट, रोलेट एक्ट 1919। दोस्त इसके बारे में आपको बताया था कि ये क्या कहा गया है इसके बारे में। तो नो वकील, नो दलील, नो अपील, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। और दोस्त इसे काला कानून कहा गया है। क्या? काला कानून। इसमें क्या था दोस्त? ब्रिटिश सरकार चाहे जिसे चाहती थी उसको पकड़ करके जेल में बंद कर सकती थी अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, कोई निश्चित समय भी नहीं था। किसमें? रोलेट एक्ट में। ये कैसे आया था? तो आपको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से आया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके सामने, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्त वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भूपेंद्र नाथ मित्र, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सतीश रंजन दास या तेज बहादुर सप्रू? तो दोस्त कौन थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय? बताइए। तो दोस्त कौन थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय? तो आप कहो सत्येंद्र, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। कौन दोस्त? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जी कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा दोस्त, ये कार्यकारी परिषद का गठन कब किया गया? तो आप कहोगे जो अधिनियम 1909 का है, 1909 अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक कार्यकारी परिषद बनाई जाए और उसमें एक भारतीय को नियुक्त करने की अनुमति दी गई। और दोस्त यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया? आप कहोगे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को, ठीक है। अच्छा दोस्त, जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, भारत शासन अधिनियम
1909। इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, तो आप कहोगे महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि जो कौन सा, ये कौन सा दोस्त, मार्ले मिंटो सुधा, कौन सा, मार्ले मिंटो सुधा। उन्होंने क्या, मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ये किसका स्टेटमेंट है दोस्त, आपको ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको बताया था अभी जो 1909 है, इसी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और इसकी व्यवस्था की गई, और इसके साथ ही साथ इसका कारण भी यही था कि जो हिंदू और मुस्लिम है उनके बीच की खाई और ज्यादा गहरी हो जाए। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था, बताइए दोस्त 1909 में कौन सा प्रस्ताव आया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन कब का है, आप कहोगे ये तो 1942 का है, 1942 का। अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स था। रॉलेट एक्ट ये दोस्त 1919 का है। बेबेल योजना 1945 की है। अब क्या बच गया 1909 में, तो आपको मार्ले मिंटो सुधार बच गया। कौन, मार्ले मिंटो सुधार बच गया। भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था, तो आपको मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, यहाँ आपको बताया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, एक कार्यकारिणी परिषद का गठन जिसमें एक भारतीय चुनने का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्त, ये किसमें है, तो आपको 1909 में। आगे अगला सवाल, अगला सवाल है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। कौन सा कैबिनेट मिशन था, 1949 का, 1946 का, 1969 का, या 1945 का, बताइए दोस्त। आप बता रहे हो कि जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का जो प्रस्ताव रखा था, वो दोस्त किसने, आपको ये था कौन, कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946। दोस्त यहाँ दो बात है, दो बात कौन सी, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा प्रस्ताव किसने स्वीकारा, प्रस्ताव स्वीकारा किसने दोस्त, तो आप बताओगे ये क्रिप्स मिशन से हुआ, किससे प्रस्ताव स्वीकार किससे हुआ, तो दोस्त आप कहो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये कब का दोस्त, तो आप कहो 1942। इसका अध्यक्ष कौन है, तो दोस्त इसका अध्यक्ष बताओगे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। दोस्त ये कौन था स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो आप कह रहे होगे ये जो था सेकंड वर्ल्ड वॉर का अध्यक्ष, ये द्वितीय विश्व युद्ध का अध्यक्ष था। ठीक है दोस्त, एक तो ये हो गया। दूसरा, संविधान सभा किसके द्वारा स्वीकार की गई, स्वीकार तो इसके द्वारा हो गई, लेकिन इसका गठन पूछा जाए दोस्त, गठन, तो आपको गठन इसका जो हुआ था, तो आप बता रहे होंगे कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, 1946 के द्वारा। अच्छा दोस्त, अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। ठीक है, देखो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में दोस्त क्या था, इसमें 3 सदस्य थे, कितने, इसमें 3 सदस्य थे। तीन सदस्य थे, 3 सदस्य कौन कौन से थे दोस्त, आप कहोगे पहला एबी अलेक्जेंडर,
दूसरा दोस्त, यही जो यहां नाम लिखा है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और दोस्तों जो तीसरा है पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, ठीक है दोस्त, पेंथिक लॉरेंस था। अच्छा दोस्तों ये तीनों कौन थे? ये दोनों कौन थे? आपको ये जो तीनों है ना, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। आपको कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं ऐसे लिखो, क्लीमेट एटली, क्लीमेट एटली की मंत्रिमंडल के सदस्य। दोस्त क्लीमेट एटली कौन है? तो आप कहोगे ये प्रधानमंत्री है, पीएम। और किस पार्टी से? तो आपको लेबर पार्टी से। कौन सी पार्टी दोस्त? लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी इसकी? तो आप कहोगे लेबर पार्टी से ये प्रधानमंत्री था, क्लीमेट एटली। उसकी मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पेंथिक लॉरेंस। इन तीनों के विचार से ही क्या हुआ? तो आपको संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ठीक है। जब दोस्त संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इसका निर्माण जब हुआ था तो पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक अगर आपसे पूछी जाए, फर्स्ट बैठक, फर्स्ट बैठक, पहली मीटिंग, तो दोस्त पहली मीटिंग आप कब बता रहे होगे? आपको ये 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। दोस्त इसकी अंतिम बैठक, लास्ट मीटिंग, तो दोस्त लास्ट मीटिंग आप बता रहे होगे 24 मार्च 1946, सॉरी 1946 नहीं, 1950, 1950। अच्छा दोस्त 9 दिसंबर से 24 मार्च 1950 तक कुल कितनी बैठक हुई थी? तो आपको कुल टोटल 12 बैठक हुई थी। कितनी? 12 बैठक। दोस्त कुल संविधान सभा की कितनी बैठक हुई? तो आपको कुल 12 बैठक हुई है, कुल 12 बैठक हुई। अच्छा दोस्त जो 12 बैठक हुई इनमें से संविधान निर्माण के समय तक कितनी हुई थी? तो संविधान का निर्माण कब हुआ था? आपको वो 26 नवंबर 1946, सॉरी 1949, 26 नवंबर 1949 तक भारत का संविधान निर्माण हुआ था। 2 वर्ष 11 दिन का समय लगा था और लगभग लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया था, है ना। तो दोस्त तब तक कुल कितनी बैठक हुई थी? तब का तब तक कुल 11 बैठक हुई थी, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए? बोलो, इतनी बात समझ गए तो फिर चले दोस्त अगले सवाल पर। चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपके सामने ये है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? अच्छा डबल आ गया है। बताइए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1892 का अधिनियम? बताइए दोस्त। तो आप कहोगे जो प्रांत है, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का गठन किया गया था 1935 अधिनियम से। कब? 1935 के अधिनियम से, ठीक है दोस्त। 1935 अधिनियम से क्या हुआ था? मेरा आपसे प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ था? बताओ किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन का अंत, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया, केंद्रों में द्वैध शासन शुरू हो गया। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कब हुआ था, किस अधिनियम से, ठीक है। अच्छा दोस्त आपको ये बता ही दिया, 1919 बता दिया, 1909 भी बता दिया। 1892 का अधिनियम क्या है? तो दोस्त बताओगे 1892 अधिनियम के तहत भारतीयों को
बजट पर चर्चा करने का, बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई। दूसरा, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। प्रश्न पूछने का अधिकार भी दोस्त कहां से मिला? तो आपको 1892 से, ठीक है। बाद बाकी 1909 और 1919 आपको बता दिया। तो प्रश्न ये था कि द्वैध शासन का अंत यहाँ हो गया, तो स्टार्टिंग कैसे हुआ था? तो आपको 1919 के अधिनियम से द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्त, स्टार्ट। लेकिन इससे इससे क्या होगा? इससे समाप्त हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई। तो दोस्त प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947। तो दोस्तों जो प्रांतीय स्वायत्तता है ये किसके द्वारा? तो अभी आपको बताया था पिछले सवाल में ही, आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों में सरकार बनाई गई थी। यही तो है, जिम्मेदार सरकार का गठन किया गया प्रांतों के लिए, तो 1935, ठीक है। समझ गए दोस्तों? इतनी 1947 के द्वारा क्या हुआ? तो आपका हुआ भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक है दोस्त, भारत स्वतंत्र हुआ। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। किस वर्ष में पिट भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्त पिट भारत अधिनियम मतलब पिट्स इंडिया एक्ट, जैसे हम पिट्स और भारत को कहेंगे इंडिया और अधिनियम को मतलब एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्त कब पारित किया गया था बताइए? 1784, 1773, 1783 या 1793? तो दोस्त पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। कब? 1784 में आया था, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, बोलो यहाँ तो कोई समस्या? 1773 के एक्ट से क्या हुआ था दोस्त? 1773 एक्ट से 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, स्थापना। और दोस्त इसके पहले जज कौन बने? प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे। कौन दोस्त? एलिजा इम्पे, ठीक है दोस्त। एलिजा इम्पे इसके पहले अध्यक्ष बन गए, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने, डैश को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तो दोस्त 1815 में किसे महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया? जेम्स डैनिले, जॉर्ज एवरेस्ट, थॉमस एडम्स और कॉलिन मैकेंजी। आप कैसे बता रहे हो दोस्त? आपको 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। कैसे दोस्त? कॉलिन मैकेंजी को। और ये दोस्त इस पद पर रहा था कब से कब तक? आपको हुए 1815 से 1821 तक। कब तक? 1815 से 1821 तक। और इनका जो काम होता था, जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं दोस्त, कौन सी गतिविधियां? तो आपको जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं इनको देखने का काम इनका होता था, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1815 नहीं दोस्त 1851, 1851 में अवध राज्य को एक, अवध राज्य के बारे में कहा है कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, ये किसने कहा है? अवध के, अवध राज्य के बारे में ये किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। क्लाइव ने, डलहौजी ने, विलियम बेंटिंग ने या वारेन हेस्टिंग? तो दोस्त यहाँ वारेन हेस्टिंग नहीं था, विलियम बेंटिंग भी नहीं था और क्लाइव भी नहीं था। कौन था यहाँ पे? तो आपको डलहौजी। डलहौजी कब से कब तक रहा है? तो दोस्त आपको 1848 से 1856 तक रहा है। कब तक? 1848 से 1856 तक। दोस्त डलहौजी ही वो व्यक्ति है जो भारत में रेल चलाया। तो इसे रेल, इसने डाक चलाई तो डाक, इसने टेलीफोन तो तार का जनक।
इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्त, पहली बार रेल कब चली? आप कहोगे 1853 में। प्रथम बार रेल 1853 में चली। दोस्त कहां से कहां तक? आप कहोगे मुंबई से, मुंबई से ठाणे के बीच। और दोस्त मुंबई और ठाणे कहां पड़ते हैं? तो आपको महाराष्ट्र में। और दोस्त कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की इसने? तो आपको कुल 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक तय की। ठीक है, तो दोस्त रेल, तार, डाक आदि का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको डलहौजी को। यही वो व्यक्ति है, इसके बारे में राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति कौन लेके आया था दोस्त? आपको यही लेके आया था, राज्य हड़प नीति। और इसने कई सारे राज्यों को, जैसे सतारा हो गया, झांसी हो गया, है ना, इन राज्यों को हड़पा। और जो अवध है, अवध को दोस्त कदाचार का आरोप लगा के हड़पा था। कदाचार, कदाचार का मतलब ये कह दिया कि आप यहाँ पे अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हो। अवध के नवाब से कहा कि आप अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अब हम शासन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा दोस्त, और क्या जान सकते हैं? हाँ, इसी के समय में, इसके समय में और क्या हुआ? आप कहोगे ईश्वर चंद, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया। अच्छा दोस्त, अगर तैयार करने की बात आए ना, तो तैयार किसके समय में किया गया है? अगर तैयार करने की बात आए तो ये तैयार किया गया था डलहौजी के समय, डलहौजी। ठीक है, देखो दोस्त, यही अगर बात आ जाए पारित किसके समय किया गया, तो दोस्त अगर पारित की बात की जाए, आपको पारित हुआ था कैनिंग के समय, कैनिंग के समय। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ गए? बोलो। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ दोस्त? आप कहोगे कैनिंग के समय, लेकिन तैयार कब किया गया? तो आपको डलहौजी के समय तैयार किया गया था। ठीक है, चलें दोस्त अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो दोस्त राष्ट्रपति शासन कहां दिया गया है? आपको राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में, कहा 356 में। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपात, 360 में वित्तीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन। तो दोस्त राष्ट्रपति शासन कब लगता है? किसी भी राज्य में जब ये लगता है कि जो राज्य है वो कार्यपालिका के जो नियम है उनका पालन नहीं कर पा रहा है, या फिर यूं कहें कि जो कोई राज्य है वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति शासन मतलब अपने नियम, अपने पावर का यूज करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अब तक एक भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो दोस्त तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो दोस्त इसमें तो लग चुका है, तो ये नहीं है। झारखंड में लग चुका है, उत्तराखंड में लग चुका है। वो कौन सा दोस्त? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये सवाल कब पूछा गया था? तो आपको 2021 में। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चलें आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो दोस्त राष्ट्रपति कैसे कैसे हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? पहले राष्ट्रपति आपको वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन है दोस्त? तो आपको वो राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्त, तीसरे कौन है? तो आपको तीसरे हो जाएंगे जाकिर हुसैन जी। कौन तीसरे? जाकिर हुसैन है।
तो दोस्त तीसरा कौन है, तो आप बताओ। तीसरे हैं जाकिर हुसैन जी। कौन? जाकिर हुसैन। चौथे दोस्त कौन बताओ, तो आपको बीबी गिरी। बीबी गिरी। दोस्त अगर पांच में पूछे जाए तो पांच में आपके सामने लिखे हैं। पांच में कौन लिखे हैं दोस्त आपको? पांच में लिखे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद जी। फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है दोस्त। उसके बाद छठे कौन है, तो छठे आपके सामने लिखे हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और दोस्त जो सातवें हैं, सातवें कौन है, तो आप कहोगे कौन रहेगा? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। देखिए इनका कार्यकाल कैसा है, कितने थे उनका, ठीक है। देखो राजेंद्र प्रसाद जी जो है, ये तो दो बार लगातार रहे। राधाकृष्ण जी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्त जाकिर हुसैन जी को। तो जाकिर हुसैन जी का जो कार्यकाल है दोस्त, वो कब से कब तक रहेगा, तो आप बता रहे होंगे इनका कार्यकाल 1967 से और 69 तक है। कितना? 1967 से 69। 1967 से 69। तो दोस्त इनका कितना हो गया? लगभग 2 वर्ष। लिख लो इनका, जाकिर हुसैन जी 2 वर्ष। ठीक। अच्छा दोस्त, जो नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी है, इनका कब से कब तक रहेगा, तो आप कहोगे इनका रहेगा 1977 से 1982 तक। दोस्त उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी का रहेगा 1982 से 1987 तक। 1987 तक। उसके बाद दोस्त अब रह गए फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो इनका जो रहेगा कार्यकाल 1974 से 77 तक। कब तक? कब तक? आपको 1974 से 77 तक। तो यहाँ देखना सबसे पहले कौन है, तो आप कहोगे ज्ञानी जैल सिंह जी। कौन? ज्ञानी जैल सिंह जी। 74 और 3, इनका 3 वर्ष का हो गया। इनका दोस्त 77 से 82, तो इनका 5 वर्ष हो गया। और इनका 82 से 87, इनका भी दोस्त 5 वर्ष हो गया। लेकिन अगर आप मंथ के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह जी आएंगे, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आएंगे, फिर फखरुद्दीन अहमद आएंगे, फिर जाकिर हुसैन जी। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलो आगे दोस्त, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है। तो दोस्त कौन सी विशेषता है जो मरुस्थल से संबंधित है, बताइए। हेमोड। तो दोस्त हेमोड किसके द्वारा बनते हैं, तो आपको हेमोड तो हिमानी के द्वारा बनते हैं। हेमोड हिमानी के द्वारा। जलोढ़ जानते हो दोस्त, जलोढ़ जो बनता है वो नदियों द्वारा। ठीक है। यहाँ मरुस्थल की विशेषता पहुंचे तो दोस्त बरखान होगा। बरखान देखो होता क्या है, जैसे जो हवाएं चल रही तेज हवाएं, तो ये इस तरह से जो रेत उड़ाती जाती है, रेत इस तरह से ये टीले बन जाते हैं। तो दोस्त ये कैसे है, ये बरखान है। ये जो है ना, ये बरखान, यहाँ से जैसे हवा जा रही तेज, और ये रेत यहाँ से उड़ाती हुई ले जाएगी ले जाएगी ले जाएगी, और ये यहाँ पर एक टीला सा बन जाएगा। तो दोस्त ऐसे आकृति को हम लोग बरखान कहते हैं। ठीक है, ये हमें मरुस्थल में देखने को मिलती है। कहाँ पे? मरुस्थल में देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा ट्रेंच, तो दोस्त कौन सा है? सेशेल्स द्वीप, सेशेल्स द्वीप, डायमेंटिना द्वीप, जावा गर्त, या अंटार्कटिक गर्त। तो दोस्त अगर हिंद महासागर की बात की गई है, तो हिंद महासागर का सबसे ज्यादा गहरा है जावा गर्त। और इसकी गहराई दोस्त कितनी है? गहराई तो आप याद रखेंगे, देखो 7 के आगे 1, 7 कितना होगा? 8 हो गया, और फिर बाद में फिर से 7। तो दोस्त 7187 ये मीटर में आ जाएगा। कितना? 7187 मीटर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दोस्त अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त किसका है, तो सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त ऐसे को हम कह देंगे ट्रेंच। तो दोस्त आप बता रहे होंगे मारियाना या मेरियाना। मेरियाना गर्त दोस्त ये कहां पे, तो आप कहोगे ये पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, प्रशांत महासागर में।
प्रशांत महासागर। दोस्त इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी आप गहराई बता रहे होगे 11,034 मतलब 11,034 मीटर। कितनी? 11,034 मीटर। दोस्त आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे उच्च और सबसे निम्न स्थान जो स्थल है उसके बीच का अंतर कितना होगा। तो दोस्त अगर पृथ्वी पर देखा जाए, देखो ऐसे देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पर ये पर्वत होगा, ठीक, और ये गर्त हो जाएगा, ठीक है, ये तो गर्त होगा। तो दोस्त ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इससे ये ऊंचाई कितनी है, तो आपको सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, बोलो सबसे ऊंचा। माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,850 के लगभग मान लेते हैं, वैसे 48 और 49 अभी चल रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्त, ये हम मान लेते हैं, ये कौन सा सागर है, इसे हम मानते हैं पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, प्रशांत महासागर है। और इसका सबसे गहरा ट्रेंच कितना है, तो आपको ये 11,034 मीटर है। तो दोस्त अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे गहरे और सबसे ऊंचे भाग के बीच जो अंतर है वो कितना होगा, तो आप कहोगे 11,034 और 8,850। तो 8,850 और 11,034 तो कितना हो गया आपको, 4 5 और 3 8 8 9 1, तो 19,884 मीटर। लगभग लगभग आप कहोगे कि 2 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा। कितना? 2 किलोमीटर के लगभग आ रहा होगा, 2 किलोमीटर के लगभग, ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा, ठीक है। बोलो, यहां तो कोई समस्या, यहां तो कोई समस्या, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे। 2 किलोमीटर होगा कि 19 20 किलोमीटर के लगभग दोस्त, 20 किलोमीटर, क्योंकि 1,000 मीटर होंगे ना, ये 8 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, ये 11 किलोमीटर से ज्यादा होगा, तो 11 और 8 19 लगभग 20 किलोमीटर के लगभग आएगा दोस्त, 2 किलोमीटर नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो दोस्त ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो संतूर बजाते हैं, बताइए। संतूर वादक कौन कौन है, बताइए। निखिल बनर्जी। दोस्त निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, आपको निखिल बनर्जी तो सितार वादक है, सितार वादक। अच्छा दोस्त, सितार से और कौन कौन है, आपको यहाँ पंडित रविशंकर जी, पंडित रविशंकर, इनके भाई पंडित उदय शंकर, उदय शंकर, ठीक है, निखिल बनर्जी हो गए दोस्त, ठीक है। उसके बाद उस्ताद बिंदा खान, और आपने पूछा संतूर वादक, तो दोस्त संतूर वादक कौन है, आप बता रहे हो संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा है। कौन दोस्त? शिव कुमार शर्मा। तो दोस्त और कौन है संतूर वादक, ये संतूर से है। इसमें दोस्त कितने तार होते हैं, तो आपको संतूर में 72 तार होते हैं। कितने? 72 तार होते हैं, ठीक। और दोस्त इससे कौन कौन संबंधित है, तो आपको इससे शिव कुमार शर्मा हो गए, भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, रुस्तम सोपोरी। दोस्तों सोपोरी वर्ड आपको मिलेगा ना, वो आपको यही मिलेगा संतूर वादक में। एक हो जाएंगे वर्षा अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, ठीक है दोस्त। तो ये इनका संबंध किससे हो जाएगा, आप कहोगे इनका संबंध हो जाएगा संतूर से। किससे? आप बताओगे दोस्त, आप कहोगे इनका संबंध किससे हो जाएगा, संतूर से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्त, एक इसमें नाम और देख लो, बंदे हसन, जो सितार वादक है दोस्त। एक तो बुद्धादित्य, बुद्धादित्य मुखर्जी, और कौन है इसमें, तो आप कहोगे उस्ताद, हाँ क्या नाम है, बंदे हसन, बंदे हसन, क्या नाम दोस्त, बंदे हसन। और शाहिद परवेज, शाहिद परवेज। ये दोस्त ये किससे संबंधित है, ये सारे के सारे लोग सितार से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। चलो दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, भारत की गजल क्वीन किसे कहा जाता है। तो दोस्त भारत की गजल क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है, हसीना अख्तर, बेगम शबाना, बेगम अख्तर, बेगम हसीना। तो दोस्त हसीना शबाना,
बेगम शबाना, बेगम हसीना नहीं। वो कौन है दोस्त जिन्हें गजल क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो आपको गजल क्वीन के नाम से जाना जाने वाली महिला है वो है बेगम अख्तर। और दोस्त इन्हें 1975 में, कब? 1975 पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण कब मिला दोस्त इन्हें? आपको 1975 में मिला था बेगम अख्तर जी को। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके सामने है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। तो न्यूटन के नियम किसके कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते? शांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, या प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो दोस्त जो न्यूटन की गति के नियम है, ये प्रकाश के वेग के साथ जो तुलनीय वेग है, तुलना करने के लिए जो वेग है उसके लिए ठीक सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले। अच्छा, न्यूटन के नियम तो आपको पता ही है ना। न्यूटन का नियम, पहले नियम में क्या है दोस्त? तो आपको जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम। दूसरा दोस्त संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा दोस्त कौन सा है? आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा दोस्त, जो जड़त्व का नियम है इसे क्या कहते हैं? इससे क्या मिलता है? तो आपको इससे बल की परिभाषा, बल की परिभाषा। और इसमें दोस्त क्या है? इसमें कहोगे आप बल का व्यंजक, बल का व्यंजक। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो दोस्त अगर कोई व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने वाला है और वो उससे पहले दौड़ता है, क्यों? क्योंकि उसका जो जड़त्व है वो लंबी छलांग लगाने में मदद करे। कौन सा जड़त्व? आराम का जड़त्व। आराम का जड़त्व दोस्त कैसे मदद कर देगा? आराम आराम करोगे तो रुक ही जाएगा, जैसा आकाश नहीं दोस्त। जो गति का जड़त्व होगा वो उसको क्या करेगा? ऊंची छलांग या लंबी छलांग लगाने में हेल्प करेगा। कैसे दोस्त? आपको पता है कि जड़त्व क्या है? अगर कोई व्यक्ति गति में है तो वो हमेशा गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो तब तक विराम में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्त अगर एक व्यक्ति यहाँ से भागता है, भागता 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 और यहाँ से छलांग लगाता है, तो उसके यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड बन गई ना, ये वो इसकी स्पीड को और ज्यादा दूर तक कूदने में मदद करेगी, क्योंकि जब तक कोई बाह्य बल न लगे तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होगी। ठीक है, जब स्पीड कम नहीं होगी तो ये लंबी छलांग आराम से लगा पाएगा। इसलिए दोस्त यहाँ पे होगा गति का जड़त्व। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। और अगला सवाल है आपके सामने, आइसोटोप या समस्थानिक किसे कहते हैं? बताइए दोस्त, आइसोटोप या समस्थानिक किसे कहते हैं? एक तत्व परमाणु को समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं। एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या एक नहीं होगी। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या एक नहीं होगी दोस्त, है ना। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, क्या है देखो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का दोस्त आइसोटोप देखे जाए, समस्थानिक देखे जाए तो कौन से मिलेंगे? तो आपको 1H1, इसे कहोगे प्रोटियम, प्रोटियम। ठीक है, दूसरा दोस्त आप देखोगे तो 1H2, इसे कहोगे ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और दोस्त अगर तीसरा देखोगे 1H3, इसे कहोगे ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम, प्रोट्रियम। ठीक है दोस्त, अच्छा देखो यहाँ पे आप देखना, ये क्या है, इसे देखो गौर से एक बार। ये क्या दोस्त? तो आप कहोगे ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। देखना परमाणु क्रमांक समान है, जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है, देखना समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। देखो दोस्त द्रव्यमान संख्या ये अलग है, ये क्या है? ये द्रव्यमान संख्या है, और सबकी द्रव्यमान संख्या अलग है। आपको बिल्कुल हो, तो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऐसे
जो समस्थानिक है, ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे जो तत्व होंगे, ऐसे एलिमेंट जो होंगे उनको हम कहेंगे क्या, तो आप कहोगे आइसोटोप या समस्थानिक कह रहे होंगे। ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या देखी जाए तो आपको इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक में से एक घटाओगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो 0 मिल जाएगा। इसमें दोस्त देखो तो कितना हो जाएंगे न्यूट्रॉन, तो आपको 2 में से 1 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। ठीक। इसमें न्यूट्रॉन देखोगे तो दोस्त 3 में से 1 घटाओगे तो 2 मिलेगा। तो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा एकमात्र आइसोटोप है, ऐसा कौन सा एकमात्र आइसोटोप है या समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, तो आप कहोगे प्रोट्रियम। कौन सा, प्रोट्रियम। और ये किसका आइसोटोप है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जाएगा। ठीक है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत दोस्त। अच्छा दोस्त, अब अगर यहाँ पे द्रव्यमान संख्या ये लिखा है ना, द्रव्यमान संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो दोस्त इसे हम कहेंगे समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, समभारिक। समभारिक। समभारिक का मतलब क्या दोस्त, जिनका भार समान हो। ये तो लिखा है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या, परमाणु भार, जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। जैसे अगर देखा जाए तो 6C 14 और 7N14, तो इसमें देखो परमाणु संख्या जो परमाणु क्रमांक है वो कैसे है, ये देखो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। तो दोस्त 6C 14 और 7N14 ये दोनों कैसे हैं, तो आपको ये समभारिक हो जाएंगे। ठीक है। चलो दोस्त आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्लोरीन गैस। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है। क्लोरीन गैस क्या है दोस्त, आपको क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है। यह दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं। तो दोस्त जो Cl2 है ना, ये 2 क्लोरीन से बनी है, 2 क्लोरीन से। इसमें क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं जिनमें से एक 3 है, एक का अनुपात 3 और दूसरे का अनुपात 1 है। तो वो कौन कौन से हैं, आपको ये तो 17Cl35 वाला है और दोस्त ये होगा 17Cl37 वाला। ठीक है। तो एक तो क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37 वाले हैं, जिसमें 35 वाले का जो हिस्सा है वो 75% हो गया और दोस्त जो 37 वाला है उसका हिस्सा 25% हो गया। ठीक है। तो ये किससे बना है, तो आपको बस क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 से बना है। ठीक है। कौन सी गैस दोस्त, क्लोरीन गैस, तभी तो ये Cl2 बनेगा। ठीक है। चलो दोस्त अगले प्रश्न पर बोलो, है तो कोई समस्या, है तो कोई समस्या दोस्त। चले आगे अगले सवाल पर देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्त वो कौन से अंग हैं जिनकी संरचना या उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजातीय अंग कहते हैं, सजातीय या समरूप अंग कहते हैं, विषमजातीय कहते हैं या समवृत्ति कहते हैं। बताइए दोस्त। अच्छा एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल में जैसे अगर देखा जाए गाय के अग्रपाद, गाय के अग्रपाद मतलब अगले पैर, और मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ, या फिर हम देखें पक्षियों के पंख, इन तीनों की देखो उत्पत्ति तो एक है, उत्पत्ति एक है लेकिन काम अलग अलग है। गाय के अग्रपाद उसे चलने के काम आते हैं, मनुष्य के अग्रपाद उसे काम करने के, और पक्षियों के जो अग्रपाद है, जो पंख होते हैं दोस्त, इन्हीं को अग्रपाद कहते हैं, अगले पैर। ठीक। और जो चलते हैं वो पश्चपाद हो गए। तो दोस्त जो अग्रपाद है ये पक्षियों के उड़ने के काम आते हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति एक ही है, उत्पत्ति एक ही है लेकिन काम अलग अलग है। तो ऐसे को हम कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ऐसे अंगों को समजात अंग कह देते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्त अगर उत्पत्ति अलग अलग हो और कार्य समान हो, उत्पत्ति अलग अलग हो और कार्य समान हो, तो उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। उत्पत्ति भिन्न हो और कार्य समान हो,
एग्जाम्पल में अगर दोस्त देखोगे तो एग्जाम्पल क्या मिलेगा इसका, आप कहोगे जैसे चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख। व्हेल के पंख, व्हेल के पंख। तो दोस्त इनका क्या देखो, इनकी उत्पत्ति देखो अलग अलग है, इनकी उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन ये उड़ने के काम आता है, ये उड़ने के काम आता है और ये तैरने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको यहाँ उत्पत्ति अलग अलग होगी लेकिन कार्य एक जैसा हो रहा होगा, ठीक है। ये कौन सा, तो आपको समरूप अंग होंगे, ठीक है। चलो दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहां से मिलते हैं। तो दोस्त होमोसेपियंस के सबसे प्राचीन अवशेष कहां से मिले हैं, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका। तो दोस्त जो होमोसेपियंस है इनके जो अवशेष मिले हैं वो अफ्रीका से मिले हैं। कहां से, अफ्रीका से। और दोस्त ये लगभग कुल कितने वर्ष पुराने, लगभग लगभग अगर प्राचीन स्टडी के अनुसार देखा जाए तो 2 लाख वर्ष पुराने। ये कहा जाता है कि 2 लाख वर्ष पहले होमोसेपियंस मानव हुए थे। लेकिन दोस्त अगर जो नया अध्ययन किया है ना, न्यू स्टडी, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी ये 3 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं, 3 लाख वर्ष पुराने। ये कहा जाता है लगभग 3 लाख वर्ष पहले, हाँ, जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका में दोस्त लगभग ये माना जाता है कि शायद होमोसेपियंस जैसी मानव जनजाति रहती हो, ठीक है। अच्छा दोस्त इसका पता कैसे लगाते हैं, तो आपको बताया था कार्बन 14 जो होती है, कार्बन 14 डेट है, C14, उसके अध्ययन से इनका पता लगाते हैं कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है, फोटोन का पूर्ण रूप क्या है। फोटोन का पूर्ण रूप क्या है, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड ट्रांसलेशन, फॉरेन ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉक्सपोरो ट्रांसलेशन। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इससे फॉर्मूला, फॉर से फॉर्मूला और ट्रांस, ट्रांस से दोस्त ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही रूप हो जाएगा किसका, फोटोन का, ठीक है दोस्त। ये क्या है, तो आपको ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है दोस्त, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। तो दोस्त विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण क्या नहीं है, बताइए। जैव विविधता की हानि, तो दोस्त जैव विविधता की हानि होगी तो ये तो विश्व स्तर पे हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी, ये भी दोस्त विश्व स्तर पे ही हो जाएगा। और यूवी किरणों के से संपर्क, ये भी दोस्त विश्व स्तर से हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कौन सा विश्व स्तर पर नहीं है, तो जो कचरा भराव क्षेत्र है दोस्त, ये केवल और केवल कुछ क्षेत्र में, मतलब सीमित क्षेत्र में ही होगा। कहाँ होगा दोस्त, आप होगा सीमित क्षेत्र में। ये सीमित क्षेत्र की परेशानी हो सकती है लेकिन विश्व स्तर की परेशानी ये नहीं होगी, ठीक है। कौन सा दोस्त, कचरा भराव क्षेत्र, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है, शोर के किस स्तर के ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। तो दोस्त शोर से भी ऊपर एक शोर जो होता है जो कानों में दर्द करता है, वो उसकी जो ध्वनि है वो कितने डेसिबल की होगी, 80 डेसिबल, 130 डेसिबल, 150 डेसिबल या 180 डेसिबल। तो दोस्त यहाँ पे जो डेसिबल लिखा ना, ये क्या है, तो आपको जो डेसिबल है ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। तो दोस्त ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाएगी, तो आपको ये डेसिबल में मापी जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा शोर के ऊपर शोर जो कान में दर्द करेगा, तो आपको लगभग 130 डेसिबल का होता है, कितना, 130 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि होगी वो दोस्त कानों में दर्द करेगी, या फिर आप कहोगे कि शोर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्त अगर देखा जाए तो जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती है, तो आपको 3 तरह की होती है। ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की, ध्वनि, एक होती है अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग,
दूसरी होती है दोस्त श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें। और दोस्त जो तीसरी होती है वो होती है पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगें। तो दोस्त जो ये होती है ना अपश्रव्य तरंगें, ये 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक। श्रव्य तरंगें दोस्त होती है दोस्त, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कितनी, आपको 20,000 हर्ट्ज तक। और दोस्त जो पराश्रव्य तरंगें होती है ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है दोस्त। तो ये होती है तरंगें। अपश्रव्य तरंगें जो 20 हर्ट्ज से 20 मतलब 20 हर्ट्ज से कम होंगी, श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होंगी, और पराश्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होंगी। तो दोस्त मानव कौन सी तरंगें सुन पाता है, आपको मानव के सुनने के लिए ये वाली मानव सुन पाता है। कहीं मानव यहां सुन पाएगा, तो आपको मानव यहां नहीं सुन पाएगा, मानव यहां नहीं सुन पाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।